याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे से विश्वविख्यात वीर महापुरुष सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन परिचय। सुभाष का जन्म कटक नगर में 23 जनवरी 1897 में हुआ। जब वह 5 वर्ष के हुए तब उन्हें प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में भर्ती किया गया। उस पाठशाला में अंग्रेजी लड़के भी पढ़ते थे। वे भारतवासी विद्यार्थियों को गाली देते तथा उन्हें मारते। एक दिन मध्यावकाश में अंग्रेज बच्चे मैदान में खेल रहे थे। सब स्वदेशी विद्यार्थी पेड़ के नीचे बैठे थे। सुभाष ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें खेलना नहीं भाता? उन्होंने कहा, भाता तो बहुत है, परंतु वे हमें मैदान में नहीं आने देते। यह सुनकर सुभाष ने कहा, क्या ईश्वर ने तुम्हें हाथ नहीं दिए? क्या तुम गोबर मिट्टी के बने हो? निकालो गेंद। बच्चे पहले तो कुछ झिझके, परंतु जब सुभाष ने गेंद उछाली तब सब दौड़ पड़े। अंग्रेजी बच्चे उन्हें रोक ना सके। 2 दलों में घमासान युद्ध हुआ। भारतीयों ने अंग्रेजों को खूब पीटा। शिक्षक दौड़ पड़े। आचार्य आए, सीटियां बजाईं। आचार्य ने कुछ समझाया, कुछ डांटा। सब अपनी कक्षाओं में गए। चौथे दिन अंग्रेजी बच्चे योजना बनाकर आक्रमण करने गए। सुभाष के नेतृत्व में भारतीयों ने भी खूब पीटा। आचार्य ने जानकीनाथ बोस को पत्र लिखा, आपका पुत्र पढ़ाई में उत्तम है, परंतु वह गुट बनाकर मारपीट करता है, उसे समझाइए। पिताजी ने सुभाष को बुलाकर पूछा। पूरी घटना सुनने के बाद उनने कहा, आप भी आचार्य जी को चिट्ठी लिखिए कि आप अंग्रेजी बच्चों को समझाएं। यदि वे गालियां देंगे और मारेंगे तो हम भी करारा जवाब देंगे। सुभाष चंद्र एक दिन पुस्तक में क्रांतिकारियों के चित्र चिपकाने लगे। नाना साहब, पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर वसुदेव बलवंत, राम बोस आदि के चित्र उसमें थे। पर मैं लिखा था, मुझे ऐसे ही जीना है, मुझे ऐसे ही मरना है। एक बार जानकीनाथ के रिश्तेदार पुलिस अधिकारी उनके घर आए। उनके हाथ वह चित्र संग्रह पड़ा। उन्होंने उन्हें जानकीनाथ को दिखाते हुए कहा, तुम स्वयं शासकीय पद चाहते हो, बच्चों के लिए ऊंची नौकरी चाहते हो, और तुम्हारे घर में ये क्या पक रहा है? इसे घर में ना रखो। उस पुस्तिका को जला दिया गया। सुभाष के घर आने पर उसे यह बात ज्ञात हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। 2 दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। सुभाष के बड़े भाई उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता में रहने लगे। माँ उनके पास रहने लगी। सुभाष माता को पत्र लिखता था। उसमें इस प्रकार के विचार लिखते थे, हम जो भी प्राप्त करें वह सब श्री हरि के चरणों में समर्पित करें। मनुष्य और पशु में एक ही अंतर है। पशु ईश्वर की न कल्पना कर सकते हैं, ना ही प्रार्थना। मुझे श्रद्धा चाहिए। परमेश्वर के सर्वसामर्थ्य संपन्न स्वरूप मुझे श्रद्धा रखनी होगी। श्रद्धा से भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से ज्ञान। इस युग में परमेश्वर ने बाबूलोग नाम की अद्भुत वस्तु उत्पन्न की है। ईश्वर ने हमें भले चंगे पैर दिए हैं, परंतु हम 40-50 मील चल भी नहीं सकते, क्योंकि हम बाबू हैं। हमारे 2 हाथ भी हैं, परंतु उनका उपयोग करने में हमें लज्जा आती है, क्योंकि हम बाबू हैं। ईश्वर ने हमें हष्ट-पुष्ट शरीर दिया है, परंतु हम कष्टों से जी चुराते हैं। हम आलसी और अकर्मण्य बने हैं। जन्मे उष्ण प्रदेश में हैं, परंतु हम गर्मी से घबराते हैं और जाड़े के दिनों में लापदा ओढ़कर हूँ करके बैठे रहते हैं, क्योंकि हम बाबू हैं। मनुष्य आकार पशु नहीं, पशु से भी गए बीते हैं। बुद्धि होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। हम सुखासीन और विलासी बन अपनी क्षमताएं खो बैठे हैं। सुभाष का पत्र आते ही भाई उस पर टूट पड़ते। फिर उसका सामूहिक वाचन होता था और खूब चर्चा छिड़ती थी। मार्च 1913 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी। सुभाष को किसी ने पढ़ते हुए नहीं देखा था। वह अपनी उत्तर पुस्तिका समय से बहुत पूर्व शिक्षक को थमा देता था। सब उसके बारे में निराश थे, परंतु सुभाष प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। संपूर्ण प्रांत में उसका दूसरा क्रम आया। सुभाष अब कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में जाने लगे।
कलकत्ता के नव विवेकानंद समूह के वह सदस्य बने। विवाह न करने की तथा दीन दुखियों की सेवा करने की उन्होंने शपथ ली। आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक सेवा को प्रत्यक्ष में लाने हेतु वह प्रयोग करने लगे। मार्च सन 1919 में सुभाष चंद्र ने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उनका द्वितीय क्रम आया। सुभाष के पूर्व जीवन के ऐसे सारे प्रसंग जानकी बाबू तथा प्रभावती देवी की आंखों के सामने आने लगे। उनके मन में तरह तरह की शंकाएं उठी। आए दिन अंग्रेजी अधिकारी अधिकाधिक उन्मत्त हो रहे थे। सुभाष का किसी अंग्रेज से पाला पड़ा तो हे राम, मेरे सुभाष का क्या होगा? अंग्रेजों के साथ उसकी कैसे निभेगी? उन्हें शीघ्र ही पता चला कि सुभाष ने ICS से त्यागपत्र दे दिया। मित्र रिश्तेदार सभी चिंतित हुए। ICS यानी उच्च पद, मोटी रकम, ऐश्वर्य और रौब-दौब। भारत में और इंग्लैंड में जिस ICS के लिए हजारों युवक लार टपकाते थे, उसे सुभाष ने जीवन से निकालकर बाहर कर दिया। अपने भाई शरद को उन्होंने लिखा, मैं भला अंग्रेजों की कभी सेवा कर सकता हूँ? असंभव। क्रूर, निर्दयी, अन्यायी अंग्रेजों का जलियांवाला बाग के रक्तपात के पापियों का क्या मैं कभी साथ दे सकता हूँ? क्या मैं स्वदेश का शत्रु बन सकता हूँ? असंभव। स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी बनने हेतु मैंने ICS का त्याग किया है। भारत आकर सुभाष बाबू 16 जुलाई 1921 को मुंबई में गांधी जी से मिले। फिर कलकत्ता पहुंचकर इस बंधु चित्तरंजन दास के चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल के वे मुख्य कार्यकर्ता बने। कुछ समय तक वे नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। हर कथा और फॉरवर्ड के वे संपादक बने। युगांतर और अनुशीलन इन दो क्रांतिकारी गुटों में समन्वय प्रतिस्थापित करने का उन्होंने भरकर प्रयास किया। सन 1924 में देशबंधु दास कलकत्ता के महापौर बने। सुभाष महानगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी बने। में अनेक अधिकारी अंग्रेज थे। उन्होंने सोचा, एक तो यह कहा पदार्थ भारतीय, फिर अनुभवीहीन छोकरा, इसे हम यूं ही बस में कर लेंगे। दूसरे ही दिन इंजीनियर कोट सिगरेट पीते हुए कार्यालय में आए। सुभाष चंद्र ने कड़ी आवाज में कहा, आप इसे भ्रष्टाचार मानते हैं? क्या आपके कनिष्ठ आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करें? श्रीमान कोट्स ने उसी समय सिगरेट बुझाई और क्षमा याचना की। सुभाष का प्रभाव बढ़ा। अंग्रेज सरकार ने 25 अक्टूबर 1924 को उन्हें गिरफ्तार कर बहरामपुर आदि स्थानों पर रखने के बाद मंडाले पहुंचाया। वहां की खराब हवा में बेबराबर बीमार हुए। तो पढ़ाई, चिंतन, मनन, धारणा में वे मग्न रहते थे। सुभाष बाबू का बुखार हटा नहीं। वे बेहोश होने लगे। सरकार ने सोचा उनकी मृत्यु समीप है। एक दिन चुपचाप सरकार ने उन्हें घर पहुंचा दिया। उनके भाइयों ने 4 मास तक उन्हें उनके आरोग्य धाम में रखा। कुछ ठीक होते हुए वे कार्यों में जुट गए। बंगाल प्रांतिक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 जनवरी 1928 को उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस का सचिव पद प्राप्त हुआ। वे देश भर में घूमकर जन जागरण करने लगे। बंगाल में फजलुल हक का मंत्रिमंडल बना। उसमें 17 मार्च 1937 को सुभाष को मुक्त किया। देश भर में की लहर दौड़ पड़ी। उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद की माला पहनाई गई। फरवरी 1938 में गुजरात में तापी के तीर पर हरिपुरा अधिवेशन संपन्न हुआ। सुभाष जी ने शुद्ध हिंदी में बहुत प्रेरणादायक भाषण दिया। इतिहास बताता है कि साम्राज्य निर्माण होते हैं, फैलते हैं और नष्ट होते हैं। अंग्रेजी साम्राज्य अब तीसरी स्थिति में है। उनके राज्य की समाप्ति हमारी एकता, अखंडता, पराक्रम तथा त्याग पर ही निर्भर है। स्वराज्य प्राप्ति के लिए हमें क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे। मैंने देश भर में दौरा किया और स्वतंत्र प्रेम की ज्योति प्रज्वलित की। सुभाष के उग्र व्यवहार, स्वतंत्र कर्तव्य और प्रभाव के कारण बड़े बड़े कांग्रेसी नेता उनसे ईर्ष्या करने लगे। गांधी जी, जवाहरलाल, वल्लभ भाई, राजेंद्र प्रसाद आदि उनके विरोधी हो गए। सुभाष अध्यक्ष पद के लिए फिर से खड़े हुए।
परंतु वे बहुत बीमार हुए। अध्यक्ष के उच्चासन पर वे बैठ नहीं सके। उनका भाषण उनके भाइयों ने पढ़कर सुनाया। 1 अगस्त 1937 को कलकत्ता में कांग्रेस प्रमुखों की उस सभा में सुभाष को कांग्रेस से निकाल दिया। सुभाष ने शीघ्र ही फॉरवर्ड ब्लॉक का दल प्रारंभ किया। वे साप्ताहिक पत्रिका निकालने लगे। दिन भर में वे भ्रमण कर अपने तेजस्वी विचारों से वे युवकों को आकर्षित करने लगे। सितंबर 1939 को मद्रास में हुई उनकी सभा में 2.5 लाख जनता उपस्थित थी। सुभाष ने कहा, अंग्रेजों पर संकट आना हमारे लिए सुवर्ण अवसर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमें हर प्रकार से प्रयत्नशील रहना चाहिए। 1940 की फरवरी में दिल्ली के अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन के विशाल अधिवेशन में उन्होंने कहा, भूख, प्यास, उपवास, कष्ट, मृत्यु आदि का सामना करते हुए भी हमें अडिग रहना होगा। हम स्वराज्य लेकर ही दम लेंगे। इस हेतु भीतर बाहर से युद्ध करेंगे। इस भ्रमण में वे विभिन्न दलों के मुख्य नेताओं से मिले। डॉक्टर अंबेडकर, बैरिस्टर सावरकर आदि महापुरुषों से भी मिले। डॉक्टर हेडगेवार उनके पुराने परिचित थे। उनका अनुशासनबद्ध संगठन सुभाष को ज्ञात था। डॉक्टर जी से मिलने हेतु वे नागपुर गए, परंतु डॉक्टर जी का उस समय मृत्युशैया पर थे। 1 जनवरी 1940 को जनता का आह्वान करते हुए सुभाष बाबू ने कहा, अंग्रेजों के पुतले गुलामी के निर्देशक हैं, हम उखाड़ फेंकेंगे। कलकत्ता के हालबेल स्मारक की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब तक वे 10 बार जेल जा चुके थे, परंतु उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उन्हें घर भिजा दिया। अब सुभाष बाबू ने प्रदेश जाने की योजना बनाई। उन्होंने दाढ़ी मूछ बढ़ाई, पठान जैसे कपड़े सिलवाए। 17 जनवरी 1941 की मध्य रात्रि में एल्गिन रोड पर एक मोटर कार आई और जियाउद्दीन को बैठाकर ले गए। 22 जनवरी 1941 की दोपहर को वे काबुल पहुंचे। दूसरे ही दिन से रशियन, जर्मन, इटालियन दूतों से संपर्क प्रतिस्थापित करने के प्रयास में वे लगे। सब गुप्त रीति से करना था। बार बार अपयश पल्ले पड़ता था। 9वें दिन में कई बार इस प्रकार संभाषण होता था। 18 मार्च 1941 को कांदो मझोता बनकर सुभाष बाबू काबुल से निकले ताकि सार, समरकंद तथा मॉस्को होते हुए वे बर्लिन पहुंचे। हजारों युद्ध कैदियों ने आजाद हिंद सेना में प्रवेश किया। उनके प्रशिक्षण केंद्र चलने लगे। जय हिंद का नारा बुलंद हुआ। गणमन राष्ट्रगीत बना। भारतीय दूतावास पर व्याध चित्रांकित तिरंगा झंडा लहराने लगा। 26 जनवरी 1942 को सैनिकों ने आज़ादी की शपथ ग्रहण की। अनेकों ने अपना अंगूठा चीरकर खून के हस्ताक्षर किए। सुभाष जी को तिलक लगाया। उस समय सुभाष ने कहा, आप लोग कल तक भारत के शत्रुओं का साथ दे रहे थे, आज आप भारत को स्वतंत्र कराने हेतु सिद्ध हैं। यही सच्ची क्रांति है, यह बलिदान है, यह कभी विफल नहीं होगा। हम भारत को आजाद करके ही रहेंगे। 27 फरवरी 1942 को सुभाष ने आजाद हिंद रेडियो पर कहा, प्रिय भारतीयों, मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूँ। गत 1 वर्ष में संगठन कार्य से जुड़ा रहा। अब हम सिद्ध हैं। हम बाहर से आक्रमण करेंगे। आप लोग भारत में विप्लव मचाएं। सिंगापुर की पराजय का अर्थ है अंग्रेजी साम्राज्य का अस्त और भारत के स्वराज्य का उदय। इस भाषण को सुनते ही भारत में सर्वत्र नव चैतन्य की लहर दौड़ पड़ी। 4 जुलाई 1943 को इंडिपेंडेंस लीग की सभा हुई। उसमें पूर्व एशिया के 2000 प्रतिनिधि उपस्थित थे। सुभाष ने रासबिहारी के चरण छुए। रासबिहारी ने उन्हें गले लगाया। रासबिहारी ने कहा, से इंडिपेंडेंस लीग का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। लीग के सब सूत्र मैं सुभाष बाबू के हाथों में सौंप रहा हूँ। रासबिहारी ने सुभाष को उच्चासन पर बिठाया। तालियों की गड़गड़ाहट से आकाश गूंज उठा। सुभाष ने सबको संबोधित किया। शत्रु से मित्रता,
प्रस्थापित कर उसकी सहायता से अपने शत्रु को पकड़ना सर्वमान्य राजनीतिक चाल है। तदनुसार जर्मनी, जापान, इटली आदि देश हमारे मित्र बने हैं। मैं हिंदुस्तान का सेवक हूँ, सैनिक हूँ। जीऊंगा मेरे देश के लिए और मरूंगा मेरे देश के लिए। आजाद हिंद सेना के सम्मुख उन्होंने कहा, आप सब मुक्ति योद्धा हैं। आपका दर्शन मेरे लिए बहुत अभिमानास्पद है। हमारा नारा रहेगा, चलो दिल्ली। लाल किले के मैदान में हम विजय गीत गाते हुए संचलन करेंगे। तब तक हम चलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। मैं तुम्हें केवल भूख, प्यास, कष्ट और मृत्यु दे सकता हूँ। भारत की स्वतंत्रता हमारा जीवन ध्येय है। उस हेतु सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हम सिद्ध हैं। 1000 सैनिक गरज उठे, भारतवर्ष जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। 9 जुलाई 1943 को सिंगापुर की जनता ने सुभाष बाबू का स्वागत किया। हजारों ने अपना नाम लिखवाया, हजारों ने दृढ़ समर्पण किया। सोने के अलंकारों के ढेर लग गए। वे रंगून पहुंचे। 1 लाख लोगों ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया, उन्हें अपार धन दिया। युद्ध कैदियों के अतिरिक्त अनेक नौजवान आजाद हिंद सेना में भर्ती हुए। महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट खोलनी पड़ी। युद्ध विद्या के प्रशिक्षण केंद्र चलने लगे। एक छावनी में 5000 सैनिकों ने गढ़वेशधारी सुभाष को मान वंदना दी। सुभाष ने सबसे प्रतिज्ञा पढ़ाई, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारतवर्ष के स्वतंत्र युद्ध में मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। मैं सदैव हिंदुस्तान की सेवा करूंगा। मेरे 38 करोड़ भाई बहनों की हित साधना ही मेरा परम कर्तव्य है। प्रत्यक्ष युद्ध की योजना बनी। भारत में किस रास्ते में प्रवेश करना होगा, किस दिन किस नगर में स्वराज्य का झंडा लहराएगा, इसकी पूर्ण समय सारणी बनाई गई। नगाड़े बजने लगे। सेनाएं इम्फाल की ओर कूच करने लगी। फरमान निकोबार जीतकर वहां तिरंगा लहराने लगा। बरसों से सजाए हुए सपनों को प्रत्यक्ष में उतारने का समय निकट आ गया। किंतु हाय, इसी समय देव ने पासा पलटा। मुसोलिनी की मृत्यु हुई। हिटलर का जादू समाप्त हुआ। इंग्लैंड, अमेरिका तथा रूस की जीत हुई। ब्रह्मदेश में धुआंधार बारिश होने लगी। नदी नालों में बाढ़ आ गई। रास्ते रुक गए। आगे बढ़ने तो क्या, पीछे हटना भी कठिन हो गया। 2-2 दिन फाके पड़ने लगे। सैनिक बीमार पड़ने लगे। 23 जनवरी 1945 को सुभाष का 38वां जन्मदिन आया। सुभाष की स्वर्णतुला की गई। वह धन आजाद हिंद सेना को दिया गया। सुभाष का भाषण सुनकर श्रोता आप गदगद हो गए। हामिद खान नाम का पंजाबी मुसलमान दौड़ते हुए उनके पास आया। उसने कहा, मेरी लाखों की जायदाद आपके चरणों पर समर्पित है। इस प्रकार के सैकड़ों हामिद खान जुड़ने लगे, परंतु मुसीबतों के बड़े बड़े पहाड़ भी उसी समय टूटने लगे। रूस ने जापान पर आक्रमण किया। जापानी सेना अधिकारियों के आपसी मतभेद तीव्र हुए। 24 अप्रैल 1945 को सुभाष ने रंगूर छोड़ा। वे अन्य छावनियों में गए। ऊपर से बम बरस रहे थे। चारों ओर तोपें गरज रही थी। हथगोले फेंके जा रहे थे। रास्ते पानी और कीचड़ से भरे थे। पेट में अन्न नहीं था। घंटों तक पैदल चल रहे थे। भीगे कपड़ों में ही सोना पड़ता था। पैरों में छाले पड़ गए थे। फिर भी सबकी चिंता करते हुए, दूसरों को उत्साह देते हुए, हृदय में ध्येय की आग लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़ रहे थे। जापान पर एटम बम बरसे। जापान ने हथियार डाल दिए। कोई सहारा नहीं बचा। संकट बढ़ने लगे। सहयोगियों ने कहा, नेताजी आप कहीं गुप्त स्थान पर चले जाइए तो किसी प्रकार संघर्ष चलाया जा सकेगा। नेताजी का मन नहीं कर रहा था। 1945 में जापान जाते समय नेताजी का विमान ताइवान में क्रैश हो गया, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली थी। कुछ समय बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। भारत सरकार ने इस दुर्घटना पर बहुत सी जांच कमेटी भी बनाई, लेकिन आज भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई। मई 1956 में शाहनवाज कमेटी नेताजी की मृत्यु की गाथा सुलझाने जापान गए, लेकिन ताइवान ने कोई खास राजनीतिक रिश्ता न होने से उनकी सरकार ने मदद नहीं की। 1906 में मुखर्जी कमीशन ने
संसद में बोला कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी और उनकी अस्थियां जो रैकोजी मंदिर में रखी हुई हैं वे उनकी नहीं है। लेकिन इस बात को भारत सरकार ने खारिज कर दिया। आज भी इस बात पर जांच व विवाद चल रहे हैं।